आदाब इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में आज कुल मिलाकर हालात बेहतर रहे। आज दिन भर मीटिंगों का दौर भी चलता रहा। सियासी पार्टियां दिल्ली फसाद पर सियासी बयानबाजियां करती रहीं। हाई कोर्ट ने भी दिल्ली फसाद मामले पर सख्त नोटिस लिया। इस बीच दिन भर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से मिली जुली खबरें आती रहीं। हलाकतों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है और जख्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों में खौफ का माहौल अभी भी है, गर्चे पुलिस और इंतजामिया ने लोगों से इत्मीनान रखने की अपील की है। खुद अजीत डोवाल ने मुतासरा इलाकों में जाकर लोगों से अपील की है, लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जानने की कोशिश की है। लेकिन आज पूरे दिन दिल्ली में मीटिंगों का दौर चलता रहा। इस पर सियासी बयानबाजियां भी होती रही। आपको बताते चले कि दिल्ली में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है, कई इलाकों में दफा 144 लगी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि 4 दिनों में हालात पर आखिर काबू क्यों नहीं पाया गया। यह यूं कहा जाए कि हालात पर काबू पाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई। दिल्ली पुलिस और इंतजामिया ने एक्शन लेने में आखिर इतनी देरी क्यों की है, इस पर भी एक तरह से सवाल उठता है। सरकार की तरफ से 2 दिन के बाद हालात पर बयान आता है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। कल मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह का बयान आता है। आखिर दिल्ली के हालात इतने खराब कैसे हो गए? जब मुल्क की राजधानी का यह हाल है तो बाकी का तो खुदा ही खैर करे। आखिर कौन है वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे के दुश्मन हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो आज जो कुछ दिल्ली में दिन भर हुआ उसकी 6 तस्वीरें आपके सामने हमने दिखाई। लेकिन इस बीच दिल्ली के हालात को लेकर, दिल्ली फसाद को लेकर, दिल्ली तशद्दुद को लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां भी होती रही। क्या कुछ आज अपोजिशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा गया, सबसे पहले हम वो बयान सुनवाई देते हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है। अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है। अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। जो आधिकारिक सूचना है उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है? इन दंगों से, इन फसाद से दिल्ली को क्या मिल रहा है? मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं उन सारे लोगों से जो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की मुहिम में शामिल हैं। वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए। ये सब मत कीजिए। दंगों के घाव दिलों पर सालों साल रहते हैं। आप पूरी टायर मार्केट को जला दिए, दुकानों को जला दिए, मंडी को जला दिए। क्या यानी कैपिटल है ये भारत का, और उसमें हो रहा है। और 308 की आपकी मेजॉरिटी है।
क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत? दिल्ली में एनएसए रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, एमएचए का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ, जहां पर ये तमाम खत्लो गारत गिरी हुई? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर? जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के फसाद पर सवाल तो उठते हैं और कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर 4 दिन तक दिल्ली में यह नंगा नाच क्यों चलता रहा, इस तरह के हालात आखिर क्यों बनते रहे? क्योंकि जब बात हम दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली मुल्क की राजधानी है और यहां पर अगर इस तरह के हालात हैं, यहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद में हलाकत और लोग जख्मी होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में इतना माहौल अगर खराब होता है दिल्ली का, तो सवाल उठना जायज है। आखिर क्या यह महज एक इत्तेफाक है, यह साजिश है, और क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और जो भाईचारा है उसे कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं? आखिर इन लोगों की पहचान कैसे होगी? कौन है वो शरपसंद जो मुल्क और समाज को एक तरह से तोड़ना चाह रहे हैं? आखिर 4 दिनों के बाद भी इनकी पहचान क्यों नहीं हुई? अब तक शरपसंदों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मुतनाजा बयान देने वाला कपिल मिश्रा आज भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दिल्ली को लहू लहू करने में आखिर किसका फायदा है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू अपील कर रहा है दिल्ली वालों से कि अमन बरकरार रखें। इंसानियत पहले है, इंसानियत का दामन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फसाद आएंगे चले जाएंगे लेकिन आपसी जो भाईचारा है वो हमेशा बाकी रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, दिल्ली के हालात पर बहुत अच्छी निगाह है शेष नारायण सिंह साहब की। अबू आसिम आजमी साहब सदर है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के। पीके जैन साहब साबिक आईपीएस अफसर हैं। कोमल वशिष्ठ जी मोहतरमा हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, तर्जुमान है। इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर हैं और कलीमुल हफीज साहब समाजी कारकुन है और दिल्ली में ही क्योंकि रहते हैं इस वजह से दिल्ली के हालात पर आपकी बहुत अच्छी नजर है। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शेष नारायण सिंह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है। शेष नारायण सिंह साहब, आखिर दिल्ली को किसकी नजर लग गई है? दिल्ली को आप बहुत करीब से देखते हैं, आखिर दिल्ली में इस तरह के हालात कैसे बन गए? शेष नारायण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? गैर जिम्मेदार हुकूमत और आप देख रहे हैं कि जितने सियासी जी लीडरान हैं जी आपकी आवाज आ रही है शेष नारायण जी। शेष नारायण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो ये सियासत जो है जिस घटिया मुकाम पे पहुंच गई है, वो ऐलानिया एक आदमी कह रहा है कि साहब हम आके आपको धमकाएंगे और पुलिस का आला अफसर उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों पे फ़ौरन लगाम लगनी चाहिए थी जी, और जो नहीं लगी तो इसका नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा। और अब हम इसमें क्या बताएं, इसमें तो उनको जाहिर है कि अभी दिल्ली में जो लोग भी रहते हैं जी, हमें तो 1984 का जो दंगा हुआ था जिसमें आगे आगे गुंडे जो हैं लोगों के घर जलाते चल रहे थे, पीछे पीछे पुलिस उनको हाँकती थी, जब वो अपना काम कर लेते तो पुलिस दौड़ाती थी। एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था उस दौर में। तो वो है वैसे ही कुछ माहौल इस वक्त है और ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत ही बुरा है और इसको इनको संभालने की ज़रूरत है जो भी जिम्मेवार हैं। और उस वक्त तो ये था कि भाई कोई हुकूमत नहीं है और कांग्रेसी लोग वफादारी साबित करने के चक्कर में थे जी कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ है तो आने वाले नई लीडरशिप को अपनी वफादारी साबित कर रहे थे कि हम जो है बदला ले रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं ये लोग? और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ज़रूरत है कि मतलब तो इन पर एक्शन अब तक आज हाईकोर्ट ने कहा भी जी कि जिन लोगों ने नफरत की बातें की उनको उनके खिलाफ आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। तो ये तो हुकूमत की फेलियर है भाई, और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता।
बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो तीन चीजें यहां पर शेष नारायण सिंह ने बड़ी साफ कही सर ने कि एक तो आजकल की जो सियासत है और सियासत में जो बदलाव आया है, जो गंदापन आया सियासत में, एक तो उसकी देन है दिल्ली का ये फसाद, और इसके अलावा जिस तरह से सपोर्ट किया जाता है सियासी लीडरों को, जिस तरह से हमने देखा कि कई लीडरों ने दिल्ली के चुनाव के वक्त भी नफरत आमेज एक तरह से बयान दिए थे, भड़काऊ बयान दिए थे, और उसके बाद भी वो सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं ये इसी के देन है दिल्ली का ये फसाद। नहीं, देखिए शेष नारायण साहब ने जो कहा बात में बिल्कुल 100% मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल सही कहा कि आज राजनीति का स्तर इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि हमारे जैसे लोग जब समाज में जाते हैं और कहते हैं ये राजनीतिक काम करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है, तो यकीन जानिए लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं कि ये लोग देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने के लिए काम करनी है। आज राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं। मुझे बताइए, दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन, दिल्ली हमारा कैपिटल हाई सिक्योरिटी जोन, और जब दिल्ली को स्टेट बनाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर ने इसीलिए लिया था कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहना चाहिए। 4 दिन तक उस दिल्ली में दंगा होता रहा, 4 दिन तक, और उसके बाद भी कोई प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आज ट्वीट कर रहे हैं। आप सोचिए कि सारी होम मिनिस्टर हो, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, पूरी की पूरी फौज का हेडक्वार्टर, पूरा का पूरा एनएसजी सब दिल्ली में रहता है, लेकिन 4 दिन तक फसाद होता रहा। और एक आईपीएस अफसर ने बहुत अच्छा किताब लिखा है कि 24 घंटे तक फसाद हो सकता है, लेकिन 24 घंटे में फसाद नहीं रुका तो यकीन जानिए ये फसाद सरकार और पुलिस की वजह से होता है, उनकी मिली भगत से होता है, वरना फसाद हो नहीं सकता। मैं बताऊं आपको, देखिए अबू हुरैरा साहब जी जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, एक अमित शाह जी हैं, आदरणीय अमित शाह साहब, ये क्रिमिनल आदमी हैं, इन पे केसेस हो चुके हैं, ये जेल में रह चुके हैं, इनको तड़ीपाल कर दिया गया था। अब ये देश के होम मिनिस्टर हैं। ये तो मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्य मेरे देश का है कि ऐसे आदमी आज जो है बैठे बने। मैंने गुजरात के फसादात को बहुत नजदीक से देखा है और मैंने बयानात सुने। जज साहब कहते हैं, वहां के त्रिवेदी जज साहब कहते हैं कि मुझे सरकार की तरफ से था कि अब की बार मुसलमानों को ठीक कर दो। और सुनिए दूसरा स्टेटमेंट मैंने देखा था, एक बाबू बजरंगी का मैंने स्टेटमेंट सुना था, पढ़ा था। वो कह रहा कि हमने 100 मुसलमानों को जला दिया, काट दिया। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और हमारे प्रधानमंत्री यही थे, नरेंद्र मोदी जी। और कहा कि मैंने 100 मुसलमानों को काट के डाल दिया कुएं में। वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, जलते रहे और मैं हंसता रहा। बोला जब मेरी जमानत नहीं हुई तो मुझे नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि मैं एक अच्छा कोई बेंच बिठाऊंगा, तुम्हारी जमानत करा दूंगा। और एक दिन अच्छा बेंच बैठा, सबकी जमानत हो गई। जब सरकार ही सपोर्ट करेगी तो दुनिया की कोई ताकत फसादात को रोक नहीं सकती। मैं बहुत ही शालीनता के साथ ये मांग करता हूं कि अगर शर्म हया कुछ है सरकार के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री साहब अपने जमाने में रेलवे मिनिस्टर थे, 2-3 एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। लेकिन ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, इनको तो उतारना पड़ेगा। देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि देश की आवाम ने ही इन्हें चुना है, देश की आवाम ने ही इन्हें वहां तक चुनकर भेजा है। अबू आसिम आजमी साहब सुनिए जी, सुनिए ना जी। ये इन्होंने लोगों को हिंदुत्व के नाम पर वरगला करके, बेवकूफ बना करके, इन्होंने जज्बात को भड़का करके इस देश में जितना मुसलमानों को मारेंगे। इससे पहले की भी सरकारें ये करती रही है अबू आसिम आजमी साहब। इससे पहले की भी सरकारों ने किया है इस तरह के हालात। दिल्ली ने पहले भी देखे हैं, 84 के हालात देखे हैं। बल्कि आज कोर्ट का रिमार्क भी था कि हम दिल्ली को इस बार 84 नहीं बनने देंगे। सख्त रिमार्क भी कोर्ट ने दिया है। तो इससे पहले की सरकारों में भी इस तरह के हालात होते रहे। हालांकि ये मुल्क के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कोमल जी आपके पास आना चाह रहा हूं। कोमल जी, क्या वाकई में सरकार की तरफ से देरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तरह से देरी हुई, वरना हालात इतने ज्यादा खराब नहीं होते? देखिए, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से देरी कहां हुई है। मैं आप लोगों से ही ये बात पूछना चाहूंगी, सरकार की तरफ से किस मामले में देरी हुई है? नहीं, वजीर आजम साहब का ट्वीट आ जाता है, पीएम मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। पहली बार उन्होंने आज एक तरह से जबान खोली है। शाहीन बाग को खड़ा किसने किया? सरकार ने किया। जाफराबाद को खड़ा टेबलें वहां पे किसने सजाई? सरकार ने सजाई। आओ और बैठो, हमारी दिल्ली को जला दो। शाहीन बाग को मजलूमों ने खड़ा किया है। सुनिए अबू हुरैरा साहब, मुझे बोलने दीजिए एक मिनट।
शाहीन भाई बाग साहब, में किसने 4 खड़ा कर बार दिया हमला शाहीन हुआ बाग को? आप रिवॉल्वर बता लेकर दीजिए के, ना। लेकिन एक शाहीन बात बाग बताइए, के लोगों पहले ने आप कहते कोई हैं दिल्ली रिएक्शन नहीं पुलिस किया। काम नहीं करती, जब दिल्ली पुलिस काम करती है तो आपको दिक्कत, काम नहीं करती है तो आपको दिक्कत। प्रॉब्लम है कहाँ आप जी हाँ, लोगों को? दिल्ली पुलिस को मैंने देखा है। जब अबू दिल्ली हैदर पुलिस साहब मुझे ने बोलने दीजिए आप। दिल्ली पुलिस में दिल्ली ने पुलिस को मैंने देखा शाहीन बाग 4 के लिए काम आदमी नहीं किया, तब रोड आप पर लोगों ने मर बोला रहे केंद्र हैं, सरकार ने। जिंदगी भाई साहब, और मुझे मौत बोलने के दीजिए। बीच में लटके हुए हैं। कोमल वशिष्ठ डंडे मेरा मार नाम कर है, कहती है कि आप तुम मुझे भारत बोलने माता की देंगे? जय बोलो, तभी तुम अच्छा वंदे रहेगा। मातरम पढ़ो। कोमल वशिष्ठ तुम गद्दार मेरा हो। नाम है। ये पुलिस का पहले रोल होना मैं चाहिए कंप्लीट क्या? करूंगी, उसके बाद आप बोलिएगा। जब तक आप सुनिए बोल सुनिए, रहे थे, मैं कुछ चिल्लाइए नहीं मत, बोली। सच्चाई एक सुनिए। एक करके अबू आसिम आजमी साहब, जब तक आप साहब, बोल रहे थे, आजमी साहब मैं आ रहा हूँ, आजमी साहब मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे बहुत आपसे जला हुआ आपसे मैं जवाब ले इंसान लूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं। एक एक करके बात हो जाए, सुनिए, डिबेट से सुनिए, कुछ निकल कर ये जाना मैडम को चाहिए। जरा सुनने दिल्ली दीजिए। के लिए आज हालात बहुत एक तरह से सुनिए, दर्दनाक सुनिए। है। दिल्ली के हालात बहुत खस्ता हाल हैं। इस पर मैं चाह रहा हूँ कि ठीक ठाक बात हो जाए। लड़ने का मकाम ये नहीं है, ये जस्टिफाई करने का मकाम नहीं है और लड़ने का वक्त नहीं है। इस वक्त हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये सोचने की जरूरत है। मैं अबू आसिम आजमी साहब, अबू आसिम आजमी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं बिल्कुल ही आजमी साहब मैं आ रहा हूं। कोमल जी जल्दी से बात पूरी कर ले, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। जी कोमल जी। देखिए, मैं बिल्कुल ही साफ शब्दों में इस बात को क्लियर करूंगी जी। कि दिल्ली के हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं उसमें जरूरत ये है कि सभी लोग एक साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करें, ना कि इसमें और कहते हैं ना आग में घी डालने का काम ना करे तो वो अच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ये होना चाहिए था कि उन्हें अपील करनी है लोगों से शांति बनाए रखने के लिए, तो राजघाट पे जाके अपील नहीं होती, जहां पे ये धरने हो रहे हैं वहां जाके अपील होती है। अगर राजघाट पे जाके अपील कर रहे हैं उससे बेहतर है अपने घर में बैठ के अपील कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात, आज कांग्रेस को धरना कैंडल मार्च निकालना और शांति का मार्च निकालना याद आ गया। उस समय 84 के दंगों के टाइम पे जब सिखों को बिल्कुल मतलब गले में टायर लगाकर उनको जलाया जा रहा था, उसकी अभी तक जांच पड़ताल उसके लिए अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि गलती किसकी थी किसकी नहीं। अब देखिए, जस्टिफाई मत कीजिए। जो दिल्ली का फसाद गलत है, इसे गलत मानिए। 84 से इसे जस्टिफाई मत कीजिए मोहतरमा। तो 84 के जो दंगे हुए, आप लोग कहां थे बोलने के लिए उस समय? कहां थी कांग्रेस पार्टी बोलने के लिए? कौन खड़ा होके बोला था 84 के लिए, जब हमारे सिखों को, भाइयों को मार दिया गया, उन्हें जलाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, महिलाओं का कौन खड़ा था उसकी बात कीजिए। आप बताएं ना। नहीं ठीक है, मैं कलीमुल हफीज साहब आपके पास आना चाहूंगा। कलीमुल हफीज साहब, आम आदमी पार्टी पर भी अरविंद केजरीवाल को बहुत उम्मीदों के साथ लोगों ने एक तरह से दोबारा कुर्सी पर पहुंचाया और बहुत इज्जत के साथ 62 सीटें दिल्ली में दी हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह का माहौल है पिछले 3-4 दिनों से, क्या जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बनती थी और क्या उस जिम्मेदारी पर एक तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खरी उतरी है? देखिए, यहाँ अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जिस कदर नफरत बढ़ी कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कैपिटल में मौजूद, खुद ट्रम्प साहब यहाँ मौजूद और कपिल मिश्रा साहब डीसीपी के साथ खड़े होकर ये बात कहते हैं कि अभी तो ट्रम्प है इसलिए हम छोड़ जा रहे हैं, 2 दिन बाद आके देखेंगे। यानी ट्रम्प को भी वो ऐसे समझ रहा था जैसे शायद उसका कोई काउंसलर हो ट्रम्प। दूसरी बात, मतलब आप नफरत का लेवल देखिए। आज जो हाई कोर्ट के जजेस ने जो फटकार लगाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को और ये कहा कि तुम कम से कम जहरीली जुबान बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर तो करो, कम से कम उनके खिलाफ मुकदमा तो चलाओ। तो जो दिल्ली पुलिस का 100% ये फेल्योर है, इसमें दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के इसको ढिलाई बरती और उसने अकेले नहीं किया ये काम होम मिनिस्ट्री के इशारे पे किया। वो चाहते थे कि ये जले, ये उनकी कोशिश बहुत दिन से थी, लेकिन कामयाब इत्तेफाक से वो उस दिन हुए जिस दिन ट्रम्प साहब दिल्ली में मौजूद थे और उनकी वजह से ये उनका काला कारनामा पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस कैपिटल में, इस दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हुई और 50 लोगों की जाने गई। अभी तक तो 27 लोगों का ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और यह निहायत शर्म की बात है। और मैं ये कहता हूं कि इसमें होम मिनिस्टर डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। जिस तरह से उन्होंने गुजरात को जलाया, उसी तरह से उन्होंने दिल्ली को जलाने की कोशिश की। और आज एक अखबार ने बाकायदा हेडलाइन बनाई अपनी और उसमें लिखा कि गुजरात राइट रीचेस दिल्ली, और एक ने लिखा कि नीरो डाइन, और फिर नीचे लिखा उन्होंने कि कैपिटल इज बर्निंग। यानी आप ये देखिए कि
इतने बड़े मुल्क की कैपिटल और उसमें अमेरिका का सरबराह हुआ और ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा, वो सिर्फ समाधि पर जाकर रवैया पेश करना। कलीम साहब, ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ समाधि पर जाकर बैठे। वो करते भी क्या है, हमेशा यही तो काम है उनका। देखिए अरविंद केजरीवाल साहब को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना रोल प्ले नहीं किया, उनको उसका भुगतना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल साहब को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा, चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब को भी एक्टिवली आना चाहिए था और वहीं पहुंचना चाहिए था, ना उन्हें सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलाना चाहिए था। उनका सिर्फ एक एमएलए अमानतुल्लाह खान, जो बार बार वो एलजी हाउस में भी गया, वो पुलिस कमिश्नर के पास भी गया और वो इलाकों में घूमता रहा। बाकी उनके और 4 मुस्लिम एमएलए वो भी इरशाद साहब आपके पास आ रहा हूं, छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल साहब को। इरशाद साहब आपके पास मुसलमानों ने वोट देकर जिताया था। बात हो गई, मैं सभी को जल्दी से जोड़ लेता हूं। मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, आज सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार पर दिल्ली के हालात को लेकर अटैक होता है और बीजेपी सीधे सीधे यही इल्जाम लगाती है कि दिल्ली के इस तरह के हालात हैं, इतने लोग यहां पर मर गए और इतने लोग जख्मी, और कांग्रेस यहां पर सियासत कर रही है। सियासत का इल्जाम कांग्रेस पर लगाया बीजेपी ने। फुरकान, बाकी तमाम लोगों को श्रद्धांजलि करता हूं कि जिनकी जानें बगैर किसी वजह से चली गई, और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कपिल मिश्रा है। आज हाईकोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया और हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इन चारों लोगों पे केस FIR दायर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर को हमारे रिजर्वमेंट बता दीजिए कि मैं उससे खुश नहीं हूँ पुलिस कमिश्नर से। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि ये धरना, ये जो प्रोटेस्ट है CAA, NPR और NRC के खिलाफ, ये 2 महीने ज़्यादा चल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कपिल मिश्रा ने जिस दिन आके सरेआम पब्लिक में कहा कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं हटे तो मैं इनको हटाऊंगा, लिहाजा उसने जोश बढ़ा। और अभी जो कई वीडियो क्लिपिंग आ रही है जो देखा जाएगा कि क्या निकलता है उसमें, लेकिन उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि कुछ बाहर के लोग बुलाए गए थे। उसमें कपिल मिश्रा को अगर ग्रिल किया जाए, उसको अगर पुलिस ले अपने हिरासत में ले, उससे पूछे कि कौन लोग थे वो, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निकलेगा कि वो बाहर के लोग आए और उन्होंने दंगा पर शुरू किया। वहां पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों पर दंगा किया, मोहल्लों में घुस कर दंगा किया। और कांग्रेस तो इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। कांग्रेस तो सिर्फ ये कह रही है ये सरकार का फेल्योर है, लिहाजा सरकार के जो अहदेदारान है उनको डिजाइन करना चाहिए। आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, दारुल हुकूमत है, वहां अगर इस तरह के वारदात हो, और उस वारदात में 27 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बाकी 50 की तादाद में जख्मी हैं, ऐसे हालात में मुल्क के हुकूमत का तो हिस्सा काम बनता है। और बिल्कुल जाहिर बात है, अगर कैपिटल में इस तरह के हालात होते हैं तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है जब मुल्क के कैपिटल में इस तरह के हालात बन जाते हैं, 20 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं और तकरीबन 200 लोग जख्मी होते हैं, तो सवाल तो उठता है सरकार पर भी, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। मैं पीके जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इरशाद साहब दोबारा से आऊंगा। मैं पीके जैन सर, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई में अपोजिशन लगातार कह रहा है और दिल्ली के अवाम की तरफ से भी यही कहा गया कि पुलिस की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से मुस्तैदी एक तरह से नहीं देखने को मिली। अगर पुलिस पहले से इस पर और ज्यादा एक्शन लेती या पहले से अगर तैयारी उसकी होती तो शायद हालात इतने ज्यादा खराब नहीं होते, इतनी ज्यादा जाने नहीं जाती, इतना बड़ा माली नुकसान नहीं होता अगर पुलिस इसमें और ज्यादा मुस्तैदी दिखाती। देखिए सर, मेरा इस चीज के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना है मेरे अनुभव के आधार पर कि पुलिस इस तरह की एजिटेशन में कोई चांस नहीं लेती। जो भी पुलिस बल रहता है उसको तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि ये एजिटेशन ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच चुका था, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिप्लॉय किया जाता है। और इंटेलिजेंस के बारे में जहां तक जो इसके बारे में खुफिया जानकारी निकालनी है वो जानकारी भी निकाली जाती है, लेकिन कई जगह पे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास से जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। जी अभी मैं आज की खबरों में देख रहा था कि IB का अधिकारी भी मारा गया जिसकी लाश 2 दिन के बाद में मिली। तो इसमें मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, कोई ये सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अगर इस चीज को प्रोफेशनली हैंडल किया जाता,
आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस बात के बारे में विश्वस्त नहीं है कि सरकार कल को उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखेगी या नहीं रखेगी। कहीं पे बल का प्रयोग कर दिया गया तो बोला जाता है कि आपने बल का प्रयोग क्यों किया या ज्यादा कर दिया, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कहीं पे बल का प्रयोग ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो दोनों ही चीजों में पुलिस के खिलाफ में एलिगेशंस लगते हैं। मेरे सामने बहुत सारे वक्ता बैठे हैं जिन्होंने बार बार पुलिस के बारे में इस तरह का क्वेश्चन उठाया है। अगर इसी सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल किया जाता तो ये धरना इतना लंबा नहीं चलने देना चाहिए था, जहां से पब्लिक को इतनी ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही थी, हजारों लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे, इसके बारे में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। किसी न किसी स्टेज पे जाके इसे हैंडल किया जाना चाहिए था फर्मली, प्रोफेशनली। अब वो नहीं किया गया, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हेट स्पीच के बारे में भी बोलिए ना, जो हेट स्पीच दी थी उन्होंने, ज्यादा प्रयोग हो, पॉलिटिकल मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, मैं सिर्फ प्रोफेशनली बात कर रहा हूं। मैं देखिए मेरी बात सुन लीजिए आप, तो अगर इस चीज को प्रोफेशनली बोल रहा हूं कि वो हेट स्पीच भी है ना, दोनों तरफ के से तनातनी शुरू हो जाती। और देखिए ऐसा है कि पुलिस के जो मैनुअल हैं किसी भी कॉमनल राइट को हैंडल करने के लिए बड़े क्लियर हैं। मैक्सिमम फोर्स इन फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ही दंगा शुरू होता है उस समय मैक्सिमम फोर्स यूज करना चाहिए, ये पुलिस के लिखे हुए रूल्स में है। लेकिन ये चीजें नहीं की जाती क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल का या पॉलिटिकल वीकनेस का सवाल आ जाता है। अब पॉलिटिकल बिल ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, वहां पे आप बल का प्रयोग करेंगे, उसमें भी महिलाएं और बच्चे बैठे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा एडवर्स पब्लिसिटी होगी, इसलिए इसको लंबा खींच दिया गया। इसी तरह की सिचुएशन मुंबई में क्रिएट हुई। नहीं, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि प्रोटेस्ट तो बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेस्ट तो वहां पर पीसफुली चल रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली चल रहा है, लेकिन उससे बहुत सारे उससे बहुत सारे लोग इनकन्वीनियंस हो रहे थे। इसके बारे में ऑलरेडी आप सर मेरा सवाल आपसे ये है कि वो एक एंटी सीए प्रोटेस्ट है, लेकिन प्रो सीए प्रोटेस्ट निकालने का कौन सा मतलब है? सरकार तो उसे कानून को बना चुकी है, उसके प्रो में निकालना और पुलिस को इजाजत दे देना, ये पुलिस प्रो के लिए रैली निकालने की इजाजत ही क्यों दी? और जब वो इजाजत भी ऐसी कि वो पुलिस के सामने जब धमकी दे रहा है कपिल मिश्रा और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये तो एक क्लियर कट पुलिस का अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। उस केस में ऑफेंस दाखिल होना चाहिए था, पुलिस को करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनली इन चीजों को हैंडल करना चाहिए था, चाहे वो किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रो में हो, चाहे वो अगेंस्ट में हो। अगर वो कहीं भी कायदे का भंग करते हैं, कायदा तोड़ते हैं, लॉ का भंग करते हैं, पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस केस में प्रोफेशनली कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो वहां के संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनको बिना किसी प्रेशर, लेकिन क्या जैन साहब अगर पुलिस फोर्स अपनी न्यूट्रलिटी खो दे तो उसे प्रॉब्लम नहीं आती है? और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल जो थी वो सामने आ गई। सॉरी, नहीं ठीक है, बिल्कुल। यानी जो काम पुलिस को करना चाहिए था उसमें एक तरह से पुलिस नाकाम रही। पुलिस को जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना था उस तरह से पुलिस ने हैंडल नहीं किया जैन साहब आपके मुताबिक, और कहीं ना कहीं पुलिस की एक तरह से कमी साफ जाहिर होती है। सर, हालात पटरी पर लौटकर कैसे आएंगे या इन हालात से किस तरह से निपटा जाए, ये तो एक सवाल है। लेकिन इससे पहले एक सवाल और, लगातार सवाल उठ रहे हैं भड़काऊ बयानबाजी को लेकर, कपिल मिश्रा पर लगातार सवाल उठ रहा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उस पर एक तरह से सख्त रिमार्क दिया है। मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं शेष नारायण जी, क्या तरक्की और शोहरत के लिए इस तरह के मुतनाज़ा बयान दिए जाते हैं ताकि सियासत में बहुत जल्दी तरक्की हो जाए, बहुत जल्दी समाज में शोहरत मिल जाए? नहीं, अगर इस तरह के बयानों की वजह से तरक्की होती है तो एज ए सोसाइटी, एज ए समाज हमको डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, कि जो लोगों में नफरत और का माहौल बना के अगर तरक्की होती है तो तरक्की की निंदा की जानी चाहिए, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। तो ये तो बहरहाल ये सवाल नहीं है। सवाल असली ये है कि जो लोग मर रहे हैं, जो लोग, और आपको पता है कि वो बहुत ही गरीब लोगों का इलाका है जहां ये सब हो रहा है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग, कहीं कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई राह चलते मार दिया जा रहा है। और जर्नलिस्ट को जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, उनकी पतलूनें उतरवाई गई हैं, उनके नाम पूछा गया है, और वो सारी चीजें जो हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो जिसने भी किया उसके कमीनापन पे बाद में बहस होगी, फिलहाल तो उसको फौरन रोकने की जरूरत, फौरन से पेशतर बल्कि। और मैं ये मानता हूं, यहाँ पुलिस के आला हाकिम भी बैठे हुए हैं, कि पुलिस अगर तय कर ले
तो दंगा नहीं होता। और मुझे एक नजीर मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बदायूं में दंगे हो रहे थे 89 में, एक पुलिस कप्तान साहब थे वहां और वो फेल हो गए थे जी। बीच में दंगे के बीच में ट्रांसफर किया एनडी तिवारी एज चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन के ठीक पहले एक अफसर को, और वो आए और कोतवाली में बैठ गए। और सबको पता रहता है दंगा कौन करा रहा होता है जी, मुसलमानों के लीडर को और दंगे के लीडर को, सियासी लीडर नहीं, और जो हिंदुओं का लीडर था जो उनके दंगे कर रहा, दोनों को पकड़वा के कोतवाली में बंधवाया। और स्ट्रिंगर्स होते थे, टीवी 24 आवर नहीं होता, हाथ जोड़ के कहा कि भैया इनको हम दुरुस्त कर रहे हैं, अभी 2 घंटे में ये लोग पीस मार्च करेंगे। और 5 रंग रूट लगा के उनको 20-20 लाठियां लगवाई, तब ये सही हो गई। तो दंगा करने वाले को, क्योंकि जो दंगा जो करता है वो बाकायदा तमाम गृहस्थियां तबाह करता है, तमाम सेंसिबिलिटीज तबाह करता है, मेरे जैसे लोगों को गुस्सा दिलाता है और पूरी दुनिया के सामने हमारे मुंह पे कालिख पोता है। आपको पता है कि कल यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट था और डेलीगेशन लेवल पे जो इनफॉर्मल बातें होती इसी दंगे की हो रही थी। तो हुकूमत को भी, अगर सेंट्रल हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं, तो उसको भी नहीं होना चाहिए, उसको सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात जी, कि अभी ये कहा जा रहा है तमाम तरफ से कि साहब ये वहां क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों ना करें, राजनीति करना जरूरी है। बखुदा इस देश की आजादी राजनीति की वजह से है और यहाँ की हुकूमत राजनीति की वजह से चलती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग राजनीति करिए, जो हुकूमत में है वो राजनीति करें, अपनी राजनीतिक ताकत को दंगाइयों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करें, उनको उन पे लगाम लगावें। और जो लोग अपोजिशन में हैं वो लोग अपनी सियासत को इनको आईना दिखाने के लिए करें। ये लाजिम है, ये हमारा फर्ज है एज ए नेशन, एक कौम के रूप में हम पे ये लाजिम है। और हम ये नहीं क्यों कर रहे हैं भाई, हलाल हो जा रहे हैं लोग, एक भी बड़ा आदमी नहीं मरा है उसमें। और पूरे दंगों का इतिहास देख लीजिए, 1930 में गणेश शंकर विद्यार्थी के अलावा कोई भी बड़ा आदमी नहीं मरता दंगों में। ये चारे की तरह गरीब आदमी को हलाल करते हैं लोग। इन जो लोग भी दंगे के लिए जिम्मेवार हों, एक बार अगर नजीर पेश कर दी हुकूमत कि इनको पकड़ के इनको 20, देखिए गए नहीं सज्जन कुमार, अगर लेकिन 30 साल बाद गए, 35 साल बाद गए, अगर वो तुरंत उनको कर दिया गया होता, उसके बाद के जितने दंगे हुए हैं कोई न होते। बिल्कुल, इसलिए ये दंगा नहीं है, ये प्रोग्राम है, ये हलाल कर रहे हैं लोगों को और इनकी मजम्मत बात की बात है। मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि आप आगे आए, अपने वहीं पे जहां होम मिनिस्टर साहब ने तकरीरें की थी अभी 15 दिन पहले इलेक्शन की, वहीं भी ये दंगे हो रहे हैं, वहां जाके वो कहें कि मैं आ गया हूं और मैं किसी दंगे वाले को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, सर कलम कर दूंगा। बिल्कुल, कल से दंगे, अगले मिनट से दंगे रुक जाएंगे। इनको मालूम है कि हमको शय मिल रही है, इसलिए कमीनापन कर रहे हैं। बिल्कुल, माफ करिएगा जी मेरी जबान के लिए, लेकिन जब आदमी नहीं बिल्कुल सच्ची बात आपने कही, बिल्कुल आपने समाज को और सियासत को भी एक तरह से आईना दिखाया है। बिल्कुल सच्चाई आपने बताई कि दंगे होते हैं तो उसमें गरीब से गरीब तर जो लोग होते हैं उन्हीं का नुकसान होता है, जो हाई फाई लोग और वीवीआईपीज होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता इन दंगों से। मैं कोमल जी आपके पास आना चाहूंगा। कोमल जी, बड़ी अच्छी बात और बहुत तफसील से शेष नारायण सिंह साहब ने सारी चीजें रखी। क्या वाकई में कपिल मिश्रा ने जिस दिन बयान दिया था, अगर उसी दिन पार्टी की तरफ से एक्शन होता, उसी दिन कार्रवाई होती, तो शायद दिल्ली में नौबत नहीं आती? कोमल जी, हम 15 करोड़ हैं और 100 करोड़ पर भारी हैं। किसने कहा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देखेंगे कौन रोकता है। असम को अब आप जस्टिफाई कर रही हैं, अब कपिल मिश्रा के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं, कपिल मिश्रा के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं उसकी, और पूरे दुनिया में कोई क्या बोल रहा है उसकी बात करने से क्या फायदा होने वाला है? कोमल जी, अब जस्टिफाई कर रही हैं, अब आप कपिल मिश्रा के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं। वारिस पठान के बयान को कौन सही कह रहा है? वारिस पठान के बयान को सही कौन कह रहा है? बयान को जोड़ के कपिल मिश्रा के बयान में नहीं आना चाहिए। बयान है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किसने शाहीन बाग का साथ दिया? किसने इतना बड़ा जो उन्होंने पूरा गैंग खड़ा किया है, किसने होने दिया वो सब कुछ? आज शाहीन बाग को इतना बड़ा खड़ा कर शाहीन बाग से प्रॉब्लम क्या है आपको? शाहीन बाग तो शांतिपूर्ण चल रहा है। शांति बाग में तो इवन शाहीन बाग में तो लोग आए पिस्टल लेके और वो पिस्टल को भी उनको शाहीन बाग तो शांतिपूर्ण चल रहा है। शाहीन बाग का क्या प्रॉब्लम है? पहली बार किसी का नहीं हो रहा, अनुराग ठाकुर का बयान आया है, नहीं हो रहा, नुकसान केजरीवाल जी का नहीं हो रहा। ठीक है, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, एक एक करके बात कर लीजिए। कोमल जी बात कर ले, मैं फिर आ रहा हूँ, मैं फिर इरशाद साहब, आसिम आजमी साहब, कलीम साहब, सबके पास आ रहा हूँ।
पुलिस जाके इसलिए काम हो ना रहा है। करे तो पुलिस ने कोई हिंदू काम नहीं मुसलमानों किया, का साथ आप लोग छुड़वाना चाहते क्या चाहते हैं ये लोग। नहीं तो इसलिए दिल्ली ऐसा का काम कर दिल्ली रहे का हैं। दंगे की शुरुआत कहां से हुई कोमल जी? क्या शाहीन बाग की वजह से दंगा हुआ है? दंगों की शुरुआत शाहीन बाग से हुई है। शाहीन बाग क्या खड़ा कोई ना होता तो आज जाफराबाद शाहीन खड़ा बाग से अगर दंगा होना होता तो 2 महीने पहले हो गया होता। बताइए शाहीन बाग से क्या बाग से अगर दंगा होना होता तो शाहीन बाग हो जाता। शाहीन बाग की डिमांड इमानुल्लाह खान, एक बात बताइए ना, इमानुल्लाह खान क्यों जाके खड़ा हुआ? जामिया में जाके गोली डिप्टी चलाया है। सीएम मनीष सिसोदिया जी ने क्यों साथ दिया कि हम आप शाहीन बाग नेशनल के टीवी साथ पे हैं? बैठी हुई हैं, कम से कम सेंसिबल बात तो करिए आप तो आप बताइए ना किसने दिया उनका साथ? शाहीन बाग में दंगाइयों को भड़काया किसने? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके क्या से बैठे चाहते हुए हैं? कश्मीर वाला हाल चाहते हैं क्या यहाँ पे? दंगा कपिल कश्मीर मिश्रा से में पूछिए, कश्मीरी वो पूरा पंडितों के ट्रक साथ भर जो के- हाल हुआ था वो पूरा चाहते ट्रक हैं भर क्या के आप लोग लाए यहाँ पे? पत्थर, क्यों दिल्ली को बाकायदा जला वो रहे ट्रक हैं? भर के वो पत्थर उतार रहे हैं वहां पे मारने के लिए। दिल्ली को जला कपिल क्यों मिश्रा रहे लाए हैं? क्यों दिल्ली इससे में आग शाहीन बाग लगाना का चाहते हैं? ठीक आप है। लोग आप बताइए राजनीतिक तो रोटियां कोमल कितनी सेकेंगे? बस ठीक है। करिए नहीं ना नहीं आप लोग। कोमल जी ये सारे एग्जाम्पल देखिए। आप कपिल मिश्रा के बयान को, अनुराग ठाकुर के बयान को, परवेश वर्मा के बयान को आप बिल्कुल एक बात जस्टिफाई आप एक तरह से कर रहे आप लोगों को हैं। कपिल वारिस मिश्रा का पठान का बयान दिख तो रहा यहाँ है, कोई सही नहीं कह रहा अनुराग ठाकुर का दिख रहा है। है, वारिस सबका पठान ने बयान जो दिख बयान रहा दिया वो है। गलत है। वारिस आपको पठान का वारिस बयान पठान का बिल्कुल बयान गलत नहीं है, दिखता। या शर्जील कोई इस तरह का बयान आता है वो गलत है। जस्टिफाई उसे नहीं किया जाना चाहिए। कहते हैं हम शाहीन मैं बाग के ठीक है बारे में कोमल कोई कोमल जी बात हो गई। मैं अबू आसिम आजमी साहब किसी का नहीं दिख रहा। ठीक है बात हो गई। कोमल जी उसके खिलाफ भी ऑफेंस दाखिल होता, कार्रवाई होती नहीं। कोमल जी मेरा सवाल यह है कि अब इंसानियत यहाँ पर मर रही है, उसकी बात होनी चाहिए। सियासत करने की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है? खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैंने पहले कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोग मर रहे हैं, जिसके परिवार से लोग खत्म हो रहे हैं, उनसे जाके पूछिए ना कितना नुकसान हो रहा है उनका। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। इंसानियत तो यही है कि जो लोग मरे, जो लोग मुतासिर हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनके हालात जानने चाहिए। मैं आसिम साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा, सबके पास में आऊंगा। मैं अबू आसिम आजमी साहब, क्या वाकई में आपसी जो भाईचारा है आज भी दिल्ली में, आप देखिए दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं वो एक तरह से दंगों के हालात में भी एक तरह से समाज को अभी भी जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत अच्छी है। एक खबर मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक हिंदू फैमिली ने मुस्लिम फैमिली को बचाया दिल्ली के इन हालात में। इसी तरह से एक जगह मैं पढ़ रहा था कि एक मंदिर को मुसलमानों ने एक तरह से महफूज रखा, उसे बचाया। तो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी इंसानियत बाकी है, भाईचारा अभी भी बाकी है। देखिए ऐसा है कि इस देश का ज्यादातर हिंदू या मुसलमान बहुत सेकुलर है, साथ में रहना चाहता है। ये कोई 10-20 साल की हमारी भाईचारगी नहीं है, ये हजारों साल की भारत वर्ष में भाईचारगी है। लेकिन जब 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने ये पूरी कोशिश किया है कि किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों की जो आपसी भाईचारगी वो खत्म कर दी जाए। सेक्युलर है, देखिए हर सेक्युलरिज्म जगह कहाँ मुसलमानों है को आप लोगों बर्बाद के करने अंदर? के रास्ते किसी में बनाए नहीं जा है। रहे हैं। सुनिए बात सुनो, जरा चिल्लाओ मत बीच में। क्यों भड़काते हैं आप लोग? जब यहाँ पे आप लोग क्यों भड़काते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ पे भारी हैं? क्यों भड़काते हैं आप लोग? पक मत चिल्लाओ। क्यों आप लोगों की सभाओं में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद? कोमल जी अब सुन लीजिए, कोमल जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मैंने आपको टाइम दिया, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो कह रहे हैं भड़काते आप लोग हो। बहुत बोल रही है। हमेशा पूरे दिल्ली चुनाव के अंदर क्या हुआ, पूरे दिल्ली चुनाव के अंदर कोमल जी क्या हुआ, सुन लीजिए। अब ऊपर थू की गई, सुन लीजिए, सबने सुना जो दिल्ली में जो जिस तरह की बयानबाजी हुई है। और वो मुस्लिम समाज का दोस्त नहीं दुश्मन है, ये बार बार कहा गया है। सुनिए अब हुरैरा साहब, जब प्रेसिडेंट यहां पर आ रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वहां से यूएस कमीशन फॉर रिलीजन फ्रीडम की रिपोर्ट आई एक। उस रिपोर्ट सीए कानून के बारे में कहा कि ये भारत में बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों को स्टेटलेस करना चाहती है। ये रिपोर्ट आ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, एक बात बता दूं, मिल करके जितने मुसलमान, अगर आपने वो कायदा पढ़ा क्या? हमारे भारत देश आपने ये एनपीआर और सीए का लॉ पढ़ा है क्या? बिना पढ़े लोग इसके ऊपर कमेंट शुरू कर देते हैं। पढ़ा, बात से ज्यादा पढ़ा है, हमको मत सिखाओ आप। देखिए प्रॉब्लम ऐसी अबू साहब, इसमें ये लोग बिना कानून को पढ़े जैन साहब आ रहा हूं, जैन साहब देते हैं, लोगों में गलत फहमी फैलाते हैं। मैं पीके जैन साहब, मैं सर आ रहा हूं। हुरैरा साहब, आपने टेलीविजन पर क्लिप देखा है कि नहीं? हुरैरा साहब रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं कोमल जी मैंने आपको टाइम दिया था। कोमल जी
गए। कोमल जी सुन लीजिए, कोमल जी सुन लीजिए, सब सारे लोग बोलते रहेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। कोमल जी सुन लीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। अबू आसिम आजमी साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं जैन साहब उसके बाद आपके पास आ रहा हूं जी। आप लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हुआ है पाकिस्तान में? कोमल जी मैंने आपको टाइम दे दिया है, जमीन पर मैंने आपको टाइम दिया, सुन लीजिए थोड़ा सा। मौत से लड़ रहे हैं, नहीं पता। और ये पुलिस के लोग डंडा मारकर उनसे कहते हैं कि तुम भारत माता की जय बोलो। ये पुलिस कर रही है। आपने क्लिप देखा होगा कि पत्थर मारने वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी मार रहे हैं, दोनों मिलकर मार रहे हैं लोगों को। 80% अरे चुप रहो, भारत माता मेरी है, तुम कौन होती हो? गद्दार तुम लोग हो इस देश के। तुम लोग तुम लोग गांधी जी के कातिल हो। तुम क्या बात करते हो देश की? चुप कराओ इनको आप। बात सुनिए, ये फसाद कराने वाले लोगों को क्यों बुलाते हैं आप? ये लोग चाहते हैं फसाद हो जाए। और मैं कह रहा हूं आपसे कि पुलिस अगर चाहती तो 24 घंटे में फसाद रुक सकता था। आज मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी को मदद कर रहे हैं, लेकिन आज बेशरम आज पाकिस्तान पूछ रहा है नहीं ठीक है, भारत में माइनॉरिटी ठीक है, बात हो गई, ठीक है, बात हो गई। कोमल जी थक जाएंगे, इस तरह से चिल्लाएंगे, थक जाएंगे। मैं चाह रहा था कि अच्छे से डिबेट होती है, सब लोग बारी बारी से अपनी बात रखती है। दिल्ली वालों के सामने आज जो मुसीबत है उसके लिए कुछ हल निकलता, उसके लिए कुछ बात होती है। इस तरह से चिल्लाएंगे तो कोई बात, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है डिबेट का। डिबेट का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इस पर कुछ बात समझ ही में नहीं आएगी। सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पाकिस्तान के ठीक है, बात हो गई। कोमल जी आपकी बात हो गई, अब आसिम आजमी साहब बात हो गई। मैं पीके जैन साहब, हम भारत पीके जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, ऑडियो डाउन कर दिया। मैं जिसके पास जा रहा हूं उसी को ऑडियो दीजिए बस। ठीक है, ठीक है, बात हो गई। मैं सर पीके जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। पीके जैन साहब, दिल्ली के जो पूरा मामला हुआ उसमें पहले यही बात कही गई कि तकरीबन 50 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो कैरेक्टर है उस पर भी सवाल उठे। जिस तरह से उसने एक्शन लिया उस पर भी सवाल उठे। सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियोस वायरल हुए वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस के कैरेक्टर के ऊपर, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। मैं तो अबू साहब इतना ही कहूंगा कि पुलिस प्रोफेशनल है, किसी भी सिचुएशन में प्रोफेशन जो उन्होंने जो लॉ के हिसाब से, जो नियमों के हिसाब से करना चाहिए वैसे कार्रवाई करते हैं। देखने वाले लोग उसको अपनी अपनी नजर से देखते हैं। इस तरह की सिचुएशन में कोई किसी की इच्छा नहीं होती कि ये दंगे आगे बढ़े, इसमें जान और माल का नुकसान हो। पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि किसी तरह से दंगे कंट्रोल कर दिए, अच्छे से कंट्रोल कर लिए जाएं कम से कम समय में, और वहां पे शांति बहाल की जाए। अब उसमें जैन साहब, जिस तरह से आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अजीत डोभाल साहब चौथे दिन आज दिल्ली के उन इलाकों में एक तरह से दौरा करते हैं और लोगों का हालचाल जानते हैं। क्या पहले दिन, जिस दिन इस तरह के हालात बने थे, उसी दिन इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता था? अजीत डोभाल जी, होम मिनिस्टर साहब, सभी लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात हो रही है। कहीं मुल्क के नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ है, साउथ में नहीं हुआ है, दिल्ली की ये हालत है। वहां पर 24 घंटे के बाद और 36 घंटे के बाद पुलिस एक्शन लेती है। अजीत डोभाल साहब एनएसए हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस उसको बखूबी हैंडल कर सकती है। उनको प्रॉपर सपोर्ट दी जाए, उनको प्रॉपर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो दे दी जाए, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई या कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे लोगों के इमोशंस भड़के और इस तरह की कार्रवाई हुई। इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास में इंटेलिजेंस नहीं होगी, लेकिन कई चीजें, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी है, एसिड रखा हुआ है, पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं तैयारी भी की हुई थी। और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं थी, वेल प्लान्ड इंसिडेंट है। प्रॉपर उसके बारे में शायद नहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला, इसलिए कंट्रोल करने में समय लगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पुलिस प्रोफेशनली काम करती है ऐसे मामलों में। ये कहना बहुत गलत है कि पुलिस ने किसी की साइड लेके काम किया या पुलिस ने किसी को छुट्टी दी काम करने के लिए। थोड़े बहुत पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रहते हैं, लेकिन जैसा अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब इस तरह की घटना देश की राजधानी में होती है तो सरकार को भी नीचा देखना पड़ता है। कौन सी सरकार चाहेगी कि उसको नीचा देखना पड़े, और वो भी उस समय जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विदेशी मेहमान हमारे देश में हो। इसलिए जो भी सिचुएशन हुई, बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रोल करते करते समय लगता है और बाहर से फोर्सेज आने में समय लगता है। उतना समय लगा, लेकिन रिएक्शन 24 तारीख को गृह मंत्री ने मीटिंग ली, 25 तारीख को मीटिंग ली, सबको सूचना दी गई,
ये तो गृह मंत्री बोलेंगे नहीं कि आप जाके दंगे करवाइए, दंगे करने वालों को छूट दे दीजिए। मैंने आज तक मेरे 33 साल के कैरियर में ऐसा कभी किसी मिनिस्टर को, किसी पॉलिटिशियन को कहते हुए नहीं सुना। जी। लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन पुलिस का काम है प्रोफेशनली हैंडल करना इस चीज को। मैं बताता हूं, मैं आपके राजनीतिक कैरियर में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या कहा इन लोगों ने। मेरे पास त्रिवेदी साहब का बयान है, एक जज थे गुजरात के अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की तरफ से कहा गया है कि तुम यहाँ, देखिए आप अगर पुरानी बातों में जाएंगे तो पुरानी बातें और बहुत सारी सोशल मीडिया पे दुनिया भर के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मुस्लिम एक दूसरे को भड़का रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये चीजें जब आम जनता तक पहुंचती है तो सभी की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए आप त्रिवेदी जी ने क्या कहा वो बयान आपके पास में होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी मौजूदा जो हालात हैं इनसे कैसे निपटा जाए, इस पर मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए। मैं कलीमुल हफीज साहब और इरशाद साहब से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। मैं दोबारा से आ रहा हूं कोमल, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं कलीमुल हफीज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कोमल जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। कलीमुल हफीज साहब, जब इतने नाजुक हालात होते हैं, इसको तो दिल्ली वाले जिनके ऊपर ये गुजर रही है वही अच्छा जानते होंगे। हम स्टूडियो में हम और आप बैठकर इस पर बहस तो कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को हम नहीं समझ सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ यह है कलीमुल हफीज साहब कि आखिर इस तरह के हालात में भी सियासत क्यों होती है, इंसानियत की बात क्यों नहीं होती है? देखिए, इंसानियत की बात तो सब करना चाहते हैं और इस पूरे हादसे में इंसानियत को ही नुकसान हुआ है, माली भी नुकसान हुआ है, लेकिन इंसानियत सबसे ज़्यादा शर्मसार हुई है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली जैसे शहर में जो मुल्क की दारुल हुकूमत है, वहाँ इतना इंसानियत का नंगा नाच, इतना हैवानियत का नंगा नाच हुआ। इसमें जो अभी भी वक्त है, अगर दिल्ली पुलिस न्यूट्रल हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, अनबायस्ड हो जाए, तो चूंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस खुद पत्थरबाजी कर रही थी दंगाइयों के साथ मिलके। बहुत सारी जगह उसने ऐसा किया कि दंगाइयों के साथ में पार्टी बन गई, तो जाहिर बात है उसने अपना इकबाल खो दिया, अपना भरोसा खो दिया। तो आज अजीत डोभाल ने जाके यही कहा लोगों से कि देखिए, हम आप सब लोग शहरी हैं और आप बेफिक्र रहिए, आपकी हिफाजत हमारा जिम्मा है। वहां पे भी लोग भड़क गए, उन पे अजीत डोभाल पे भी भड़क गए, क्योंकि इतना भरोसा उन्होंने खो दिया है। तो अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है दिल्ली का, कि वो अपना भरोसा कायम करें। और दूसरी बात ये कि वो न्यूट्रल होकर, अनबायस्ड होकर इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जिनकी हेट स्पीचेस हुई हैं, खासतौर से वो 4 लोग जिसमें ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर हैं, कपिल मिश्रा हैं और प्रवेश वर्मा हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जैसे 84 के दंगों में कार्रवाई हुई। बिल्कुल, इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त बहुत ही शानदार बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस पर सख्त रिमार्क लिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो हंगामा दिल्ली में हुआ, जो तशद्दुद हुआ है, इसके पीछे दिल्ली वाले नहीं है, ये बाहर से लोग आए थे। ये कौन लोग हैं जो आपसी भाईचारे और इत्तेहाद के दुश्मन हैं? ये तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को तफ्तीश करे। ये कहना बहुत गलत है। मिश्रा लेके आया था, बाहर के लोग पकड़े नहीं जाते, इस तरह की बयानबाजी में कोई फायदा नहीं है इसका। नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का बयान है सर, अरविंद केजरीवाल का बयान है। तो वहीं के देखिए, ऐसा है कि जब तक दिल्ली चलेंगी। मैं चाहता हूं कि तफ्तीश, सही बात है, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते तब तक ये कहना कि ये लोग दिल्ली के नहीं है, बाहर के लोग हैं, ये फालतू में लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये तफ्तीश लोग वहीं के हैं, उसी एरिया में ऑपरेट करने वाले लोग, गुमराह करने वाली तो बहुत सी बयानबाजियां हो रही हैं, गुमराह करने वाली तो बहुत सी चीजें कही जा रही हैं, गुमराह करने वाली सर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जो चीज एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है उस पर सवाल उठता है। इरशाद साहब, मैं कहना चाहता हूं और साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन हालात में ये सब शुरू हुआ है, अगर आप पूरा देखेंगे 15 दिसंबर के बाद जिस तरह से हुआ है, पहले अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो इसको डैश डैश, उसके बाद से जो माहौल बनना शुरू हुआ, फिर जामिया पे अटैक हुआ, एक पिस्तौल लेके लड़का पहुंच गया, फिर शाहीन बाग में एक पिस्तौल लेके गोली चलाई वहां, उसके बाद फिर कपिल मिश्रा दोबारा वहां पे इकट्ठा होकर कहता है इलेक्शन के बाद कि यहाँ से अगर नहीं हटे मैं हटाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, ये तफ्तीश का मसला है, वैसे ये तफ्तीश में मालूम होगा क्या सही क्या गलत,
लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे तो किसी बुनियाद पे कह रहे होंगे, और जो वीडियोज आ रहे हैं उससे लगता है कि बाहर के लोग इन्हीं कपिल सिब्बल, ये कपिल जो मिश्रा है, कपिल मिश्रा वगैरह ने बुलाया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ दंगाई आए थे, उन्होंने दंगा किया। अफसोस की बात यह है कि पुलिस तमाशाई नहीं, अगर पुलिस ने, बल्कि पुलिस ने उसी को सपोर्ट किया, दिल्ली पुलिस ने उसी को सपोर्ट कर दिया, उन्हीं दंगाइयों को। लेकिन मेरा कहना ये सारी चीजें तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगी किसने किसको सपोर्ट किया। कोमल जी मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, मैं फिर शेष नारायण जी आपके पास आऊं। कोमल जी से 20 सेकंड, कोमल जी से 20 सेकंड, 50 वीडियो है 20 सेकंड अपनी बात के लोगों को बाहर निकल के बात करनी चाहिए दूसरे से, और अमन ठीक है इरशाद जी, इरशाद साहब बात होगी। कोमल जी 20 सेकंड में, शेष नारायण जी उसके बाद आ रहा हूं मैं जी। देखिए मैं अपनी दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से ये एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी जी। उन्होंने जिन मुस्लिम लोगों को टिकट दिए हैं, क्या वो ठीक है? 5 लोग जीते हैं। जब वो मतलब एक बात बताओ, मौलवियों की सैलरी बढ़ा सकते हैं, क्या वो मुस्लिम लोगों को जाके हालात में सियासत कर रही है एरिया में अभी खुदा के वास्ते हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हिंदू मुसलमान बताए आपको किस तरह के हालात में सियासत मत कीजिए। यही तकलीफ नहीं तो जंग है, बात हो गई। मेरी तकलीफ है कि किस तरह के हालात सारे कमेंट ले लेता हूं। एक आखिरी कमेंट शेष नारायण साहब, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो क्या लगता है कि उम्मीद की किरण ऐसे हालात में आज भी वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान साथ खड़े हुए हैं? मैं एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें हिंदू मुसलमान साथ में खड़े होकर अपनी सिक्योरिटी के लिए पहरेदारी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की किरण है इस तरह के हालात में? शेष नारायण जी, मैं इस बात से बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि जो वारिस पठान है वो इस देश के सारे मुसलमानों का नुमाइंदा है। बिल्कुल नहीं। वारिस पठान और उसके आका जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासत में किसकी मदद कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से पूरी दुनिया जानती है, मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की प्रवक्ता, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हर मुसलमान को आप लोग मत कहिए, उनको जो हुकूक मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, हमने खैरात में नहीं दिए हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, वो हमसे हमारे बराबर को भाई साहब वो मानते नहीं। आप बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए गलत, मैं मुसलमान अगर हमारे लिए है ये गलत है। आप नहीं मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, आप नहीं मानते हो के लिए बराबर है। ठीक है, अगर आज हम कहते हैं हम अपने संविधान को मानते हैं तो वो लोग क्यों नहीं मानते? हालात अभी इस तरह की बयानबाजी के नहीं है, और किसी के कहने से कि कौन संविधान और आइन नहीं मानता, ये मेरे ख्याल से जायज नहीं, ये चीज सही नहीं है। इस तरह के इल्जाम पहले भी लगते रहे, पहले भी लगते रहे इस तरह के इल्जाम। मैं ठीक है, सिर्फ इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि दिल्ली के हालात जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। और अब लगता यही है, जिस तरह से आज सरकार एक तरह से हरकत में आई है, इंतजामिया हरकत में आया है, अब यही उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के हालात पटरी पर लौट आएंगे, आपसी भाईचारे की जीत होगी, इत्तेहाद की जीत होगी, मुस्लिम और हिंदू जो है उनकी जीत होगी, और जो लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण साहब, अबू आसिम आजमी साहब, पीके जैन साहब, कोमल जी, इरशाद अहमद साहब और कलीमुल हफीज साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।